होने जा रहा है। हम लोगों ने वेक्टर्स, 3D, इंडेफिनेट और डेफिनेट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स तो अपन लोगों ने कंप्लीट करके रख दिया है। तो अब एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक उठाने जा रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो बेटा बड़े ध्यान से सुनोगे आप, ठीक है, और एकदम बेसिक से जेई एडवांस तक की कहानी इन क्वेश्चंस की हम लोग पूरी करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग काम को शुरू करते हैं। ये देखिए बेटा, हाँ जी, तो जब आपको हमने बताया था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो बेटा आपको क्या बोला गया था कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में क्या है कि जो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है उसको यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इंटीग्रेशन पढ़ा, इनडेफिनेट और डेफिनेट, उसका क्या एप्लीकेशन है, उसका क्या यूज होता है, तो उसके बारे में अब हम लोग अच्छे से बात करने जा रहे हैं। हाँ जी, चैट बॉक्स में आप बताएंगे अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही हो तो। जस्ट अ सेकेंड, मैं चेक कर लूं कि आपके चैट्स मेरे तक आ रहे हैं या नहीं। हाँ जी, सबके चैट्स मेरे तक आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बिल्कुल अब केवल इस पे ध्यान दूंगा। अब मैं आपके चैट्स वगैरह पे ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि आपको अच्छे से दिख रहा है, आपने कंफर्मेशन दे दिया है और आपको अच्छे से सुनाई भी दे रहा है। तो चलिए बच्चा पार्टी, हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की। तो क्या है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के पीछे की कहानी, चलिए देखिए बेटा। ठीक है, जब एरिया निकालने का बात होता है, जब हम लोग एरिया निकालने की बात करते हैं, जब हमें एक रेक्टेंगल मिलता है जिसका एरिया निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं। एक फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। स्क्वायर हो तो वो फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइड स्क्वायर। अगर वो एक सर्कल हो तो फॉर्मूला हो जाता है बेटा पाई आर स्क्वायर। अगर एक एलिप्स हो तो फॉर्मूला हो जाता है पाई ए बी, जो कि आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड शेप हो, स्टैंडर्ड बोले तो कोई वेल डिफाइंड शेप हो जो पहले से ही डिफाइंड है कि ये रोम्बस है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये आपका कुछ भी है, मतलब वेल डिफाइंड शेप है, तो उसका एरिया तो हम लोग निकाल पा रहे थे। लेकिन दिक्कत वहां आ रही थी जब कोई अनडिफाइंड शेप हो, ठीक है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा ऐसा हो, दो साइड एकदम स्ट्रेट लाइन है, बाकी दोनों ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो, इस टाइप का जब शेप हो तो उसका एरिया निकालने में लोगों को डिफिकल्टी हो रही थी। क्या हो रहा था बेटा, लोग डिफिकल्टी फेस कर रहे थे, समझ पाए। तो जब लोगों को डिफिकल्टी हो रही थी तब आया मैथ्स। मैथ्स का तो काम ही है प्रॉब्लम सॉल्व करना, और वही प्रॉब्लम्स अभी आप सॉल्व कर रहे हो। अभी आप पेन और पेपर लेकर के कर रहे हो, कल को जब आप इंजीनियर बनोगे तो वही रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। लोगों के लाइफ में नई नई टेक्नोलॉजीज का को आप दोगे, जीवन को और आसान बनाओगे, चीज़ों को और सिंपल बनाओगे, यही तो मैथ्स का काम है। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है बेटा कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हम क्या करते हैं। एक्चुअली हम ये करते हैं कि इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग एरिया निकालते हैं। अच्छा गुरुजी, इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया निकालते हैं, तो हम तो 6th क्लास में पढ़े थे लेंथ इनटू ऐसे ऐसे, वहां तो इंटीग्रेशन यूज नहीं किए थे। बिल्कुल सही बोले बच्चों, वहां पे आप इंटीग्रेशन यूज नहीं किए थे क्योंकि वहां पे एक वो स्टैंडर्ड शेप था, वेल डिफाइंड शेप था। जब भी इरेगुलर शेप आ जाएगा, कुछ भी अजीब सा शेप आ जाएगा जो डिफाइंड नहीं है और आपको उसका एरिया निकालने की जरूरत पड़ेगी, तब आपको इंटीग्रेशन यूज करना है। कौन सा वाला, डेफिनेट वाला, इनडेफिनेट वाला नहीं। समझ पाए बेटा।
अच्छे से क्लियर है सबको कि क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर? कोई भी उटपटांग सा एरिया हो वो निकालना हो तो इसको यूज करके आप निकालोगे। ठीक है जी, सबको कहानी समझ में आती है यहां तक? व्हाई क्लियर हो गया सबको कि व्हाई वी स्टडी दिस application of integrals in order to find shape of any area of any shape। हाँ, मैं ये बीच बीच में चेक करते रहता हूँ कि सो रहे हो जाग रहे हो। ठीक है, हाँ, तो किसी भी अगर शेप का एरिया निकालना हो जिसके बारे में हमें कोई जानकारी पहले से नहीं है, हम जाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स के पास। डेफिनेट इंटीग्रल्स हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। गुरुजी कैसे? बिल्कुल सही सवाल। व्हाई तो आपको क्लियर हो गया कि why we are studying application of integrals, but how it will solve the problem, that is our next topic। चलिए, तो फिर बच्चों यहाँ आइए। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई भी कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका एरिया निकाल के बताओ। लाइंस हैं x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, इन दोनों लाइंस के बीच में ये एरिया निकाल के दिखाओ, कितना होगा ये एरिया। अब कैसे निकालेंगे? गुरुजी आप ही ने तो कहा कि जब भी कुछ ऊट पटांग सा शेप हो उसका एरिया निकालना हो हमेशा डेफिनेट के पास जाना। बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, कहानी थोड़ी सी अलग है। जब अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ा था ना, तो वहां पे क्या कहा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एक समेशन है। तो जब भी आप कुछ चीजों को ऐड करोगे तो वहां पे प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, हाँ या ना? ठीक है, तो अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग टू समथिंग कोई फंक्शन कर रहे हो तो आपको नेगेटिव वैल्यू भी मिल सकती है, बट चूंकि एरिया तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो एरिया के केस में जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो बेटा तो आप मॉड यूज करोगे अगर वो एक्स एक्सिस के नीचे हो, और एक्स एक्सिस के ऊपर है तब तो कोई जरूरत ही नहीं। इस केस में हमारा कर्व है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हमें मॉड की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं सब लोग प्यारे बच्चों? सबको क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोग यूज करते हैं, ध्यान से सुनिए। हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटा सा स्ट्रिप अज्यूम करते हैं बेटा। अच्छा, स्ट्रिप बहुत छोटा सा नेग्लेजिबल, जिसकी जो विड्थ है वो बहुत स्मॉल है, dx इनफाइनाइटली स्मॉल है। अब ध्यान से आप सुनोगे, अगर dx इनफाइनाइटली स्मॉल है तो इस तरफ हो गया स्ट्रेट लाइन, इस तरफ हो गया कर्व। तो एक इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू के लिए, बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल, उसके लिए ये और ये दोनों बराबर ही हो जाएगा। अगर बड़ा हो इधर स्ट्रेट लाइन और इधर ऐसे तो इक्वल नहीं होगा, लेकिन अगर वो बहुत छोटा हो तो इधर स्ट्रेट लाइन और ये दोनों स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगा, मतलब ये dx है। ठीक है, तो ये हो गया आपका dx, है ना? अब क्या करते हैं कि आपको तो एरिया इस वाले शेप का निकालना है, इस एरिया की वैल्यू a है। हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है वो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रिप्स से मिलके बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,000 20,000 20 लाख 20 करोड़ ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स को मिला मिला करके बना हुआ है, और उन सबको अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा। समझ पाए? फिर से देखिए, हमने बोला कि ये जो बड़ा वाला एरिया है वो इस तरह के छोटे 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 बहुत सारे इनफाइनाइटली स्मॉल स्ट्रिप्स से मिलकर के बना है, और उन सब स्ट्रिप्स का एरिया निकाल करके अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे पूरे का एरिया मिल जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस जो छोटा वाला स्ट्रिप है इसका एरिया निकालते हैं।
अब देखिए एक रेक्टेंगल है, इसका विड्थ हो गया dx और हाइट कितना है, हाइट है अलोंग y एक्सिस तो y, तो एरिया हो गया आपका y dx, है ना, ये y dx एरिया हो गया इस स्ट्रिप का। लेकिन इस तरह के इनफाइनाइटली स्ट्रिप्स जो हैं वो a से b तक हैं, ठीक है, तो ये y dx तो एक एरिया हो गया। अब इस तरह के सारे स्ट्रिप्स को आप जोड़ दो जो कि a से b तक हैं, जोड़ने का मतलब ही तो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन बोले तो जोड़ना, ठीक है। तो देखिए एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लिया, ये रेक्टेंगल हो गया क्योंकि dx बहुत स्मॉल था, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये लेंथ कितना है y और ये है dx, तो इसका एरिया हो गया y dx और y dx। अब इसको आप जोड़ दो a से b तक, यही एरिया आ गया। समझ पाए? क्लियर बा? हाँ, थोड़ा चिंता कीजिए, आप चिंतन कीजिए। चिंता क्या करेंगे, मैथ्स मामा में तो आपको तो कोई चिंता करना ही नहीं है, चिंतन कीजिए, चिंतन। हाँ जी, क्या सबको ये बात समझ में आ गई कि कैसे ये एक्सप्रेशन एरिया रिप्रेजेंट करता है? वो जो इनफाइनाइटली स्मॉल वाला पार्ट है बेटा, उसी को आप जोड़ते जाते हो, जोड़ते जाते हो। कहां से जोड़ना स्टार्ट किया, ए से, कहां तक गए, बी तक, तो ए टू बी वाई डी एक्स, a to b y dx, that is area, that's all. So area is integration fx dx, that's all. ठीक है, अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं, चलिए नेक्स्ट पेज पे। देखिए ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, लेकिन इस पर बेटा ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है ना, ये है y एक्सिस के नीचे, तो अगर ये y एक्सिस के नीचे है कर्व, ठीक है, अगर ये y एक्सिस के नीचे कर्व है तो ये कर्व तो इस टाइप से है। अब इस कर्व का आपको एरिया निकालना है बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, तो x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक इसका एरिया क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए जरा सोचिए कि कैसे ये आप बताओगे। हाँ सोचिए बच्चों कि कैसे ये एरिया आप निकालोगे। फिर से वही बात, कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है, ठीक है। ये हमने बहुत छोटा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप अज्यूम किया, लेंथ है dx, ये लेंथ है y, विड्थ है dx, तो ये हो गया y dx बेटा, है ना, y dx हो गया। अब ये तो एक का एरिया है, लेकिन ये बहुत सारे हैं ऐसे, ये भी है, 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 सबको मिलाकर के ये पूरा एरिया बन रहा है, हाँ या ना? देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, यहां से जो शुरू हो रहा है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, इन सबको मिलाकर के ये हो रहा है, तो सबका एरिया निकाल के जोड़ दो। अब इस तरीके से जो जोड़ा जाता है उसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए y dx एक का एरिया निकाल लिया, कहां से कहां तक जोड़ना है, a से b तक, चलो a से b तक, तो यही मेरा एरिया हो गया, मेरा नहीं ये टोटल एरिया हो गया। लेकिन एरिया तो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, तो अगर एरिया पॉजिटिव है तो इस केस में आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, मॉड ले लो। अब ये एरिया हो गया, तो जहां पे भी आपका कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर हो आप मॉड नहीं लोगे, नीचे हो मॉड ले लेना, तो आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y dx। इस तरीके से आपने एरिया निकाला। समझ में आया क्या? बोलेंगे बेटा, टाइप इन द चैट बॉक्स।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मॉड इसलिए लेंगे क्योंकि ये नीचे है बेटा, एक्स एक्सिस के नीचे है, ध्यान से देखेंगे एक्स एक्सिस के नीचे है। इसका एरिया कैसे निकाल रहा है, वाई डीएक्स कर रहे हैं ना, बट वाई तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो y है नेगेटिव, dx है पॉजिटिव। क्यों dx पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, तो y तो आपका नेगेटिव है और ये dx है, तो y dx टोटल चीज ही नेगेटिव हो गया। अब सबको अब जब आप ऐड करोगे तो पूरा का पूरा ही नेगेटिव हो जाएगा, एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो पहले आप y dx करके जोड़ लो, उसके बाद मॉड ले लो, तब एरिया मिल गया। एम आई क्लियर? देवदत्त बेटा बोलिए, समझ में आती है बात यहां तक? एकदम क्लियर है सबको? फिर एक सवाल किया जाए इस कॉन्सेप्ट पे। चलिए चलिए चलिए, गुड 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 बेटा, आइए आगे आते हैं। हाँ, नाइस टू सी यू आफ्टर वेरी लॉन्ग देवदत्त। हाँ जी, चलिए कुछ पढ़ लेते हैं, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ आइए, चलिए देखिए बेटा, अब एक सवाल है, फाइंड आउट द एरिया, फाइंड आउट द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन y इक्वल टू साइन x। अब वहां पे अपन ने एक एग्जांपल लिया था बेटा, y इक्वल टू एफ एक्स। अब यहां पे क्या है, यहां पे क्या है कि आपको क्या बोला जा रहा है कि वो कर्व जो है ना वो साइन x है, और जो लाइंस हैं वो है 0 to 3π/2, ठीक है, 0 to 3π/2। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, और वहीं पे बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं, वहीं पे अटक जाते हैं, ग्राफ स्केचिंग उनको नहीं आता। तो एक क्लास में आपकी ग्राफ स्केचिंग की भी रखूंगा, इस वीकेंड में ही, इस वीक में ही रखूंगा, नो नीड टू वरी, ठीक है, नो नीड टू वरी, इस वीक में ही रखूंगा, ठीक है बेटा। चलिए, हाँ जी देवदत्त बीमार थे, अरे यार अरे यार अरे यार, टेक केयर बेटा, टेक केयर, एग्जाम बहुत पास है, सेहत का ध्यान रखना है। अभी आप ठीक हो? आर यू गुड नाउ? यस, टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से खाना खाइए, अच्छे से रेस्ट कीजिए, तभी अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। तो अच्छे से पढ़ने के लिए जो बेसिक चीजें हैं उसको कंप्लीट करना है। हाँ बेटा, हाँ हाँ, वो बताया जाएगा बेटा, और ग्राफ के लिए कब क्लास रखेंगे वो सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। अभी मुझे देखना पड़ेगा कैलेंडर किस दिन रख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए अपने पास बेटा ये जो सवाल है, सबसे पहले अपन यहां पे तो साइन एक्स था, तो साइन एक्स तो आप सब लोग अच्छे से बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। चलो, ये हो गया आपका साइन एक्स, ठीक है, ये साइन एक्स 0 to 3π/2, तो ये है x इक्वल टू 0, ये है पाई, ये है 3π/2, है ना, ठीक है। अब आपको एरिया कौन सा वाला निकालना है, ये वाला और ये वाला, ये और ये एरिया निकालना है। अब ये पूरा एरिया आपको बताना है बेटा कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है जी। हाँ जी, एडवांस के लिए कौन सी बुक रेफर करेंगे मैथ्स की, ठीक है बेटा, ओके ओके ओके। तो एडवांस के लिए बेटा आप तो सबसे पहले जेई एडवांस की जो PYQ बुक है ना उसको फिनिश करो। फिनिश करने का मतलब है कि जेई एडवांस की जब बात आती है तो सबसे बड़ा चैलेंज जो बच्चों के सामने होता है बेटा वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और पैसेज टाइप क्वेश्चंस, बिकॉज थ्रू आउट 2 years बच्चे मोस्टली फोकस्ड होते हैं MCQs क्वेश्चंस पे, जिसपे सिंगल करेक्ट होता है, मल्टी करेक्ट की प्रैक्टिस बहुत कम होती है, क्योंकि जहां पे भी वो पढ़ते हैं एडवांस के टेस्ट ऐसे ही होते हैं, हर वीक तो लिखते नहीं, वो 2 weeks में एक बार लिखते हैं और 4 weeks में एक बार लिखते हैं, ऐसे करके जो भी पैटर्न होता है ना। अगर मैं चैतन्या की बात करूं, वहां पे हमारे बच्चे हर वीक लिखते थे, नारायणा में भी ऐसे ही लिखते थे, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे आकाश में
वहां पे 15 दिन में एक दिन लिखते हैं, मतलब सेंटर्स में डिफर करता है, ठीक है। तो उस तरीके से होता है इसलिए, और बच्चे भी थोड़ा सा ये माइंडसेट से रखते हैं चलो पहले मेंस के सवाल अच्छे से मेरे से होने लग जाएं, मेंस के सवाल अच्छे से कर लूं फिर एडवांस पे ध्यान दूंगा, ऐसा वो सोच के चलते हैं। तो अगर एडवांस की प्रिपरेशन की बात करें बेटा, तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस। मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है, उसमें पार्शियल मार्किंग का कैसे यूज उठाना है, पैसेज टाइप क्वेश्चंस उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले जो बेटा मैं आपको बोलूंगा वो कहूंगा कि जो एमटीजी की बुक आती है ना, लास्ट 28 ईयर्स जेई एडवांस, उसको आप करो। 2008 से शुरू करना, 2008 से 2025 तक के सारे सवाल कर डालो। उसके बाद फिर आप सिंगेज, ठीक है काफी है वो उतना, फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो आप, ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना। सिंगेज की जेई एडवांस की बुक आती है वो भी आप ले सकते हो, अच्छे सवाल होते हैं उसमें, बहुत अच्छे सवाल होते हैं, ठीक है। तो सिंगेज और पीवाईक्यू को फर्स्ट रखना है यार, है ना। देवदत्त, क्लियर हो गई आपकी क्वेरी? हाँ, गुड 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 गुड। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग बड़े ध्यान से आगे बढ़ेंगे यार, बड़े ध्यान से अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये देखेंगे। अब देखिए ये क्या हो गया, एम आई ऑडिबल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए अब देखिए ये सवाल है, आपको थ्योरी क्लियर कर दिया ना। अब इस सवाल में कैसे हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकालें बिटवीन x इक्वल टू 0 टू 3π/2। तो बड़े ध्यान से सुनिए, 0 से 3π/2 ये वाला एरिया निकालना है ना, 1+2। कैसे निकालेंगे सुनिए, इस 1 को मैं डिलीट कर देता हूं, डिलीट नहीं इरेज कर देता हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले अपन लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, छोटा सा स्ट्रिप लिया, ये dx और ये हो गया y, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रिप से मिलकर बना है ये भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप से मिलकर के बना, बहुत सारे। तो इसको अब मैंने ऐड कर दिया, इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो ये y हो गया, dx हो गया, तो y dx कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, ठीक है, 0 से पाई तक। इसको मैं लिखूंगा 0 से पाई साइन एक्स dx। इससे मुझे ये एरिया 1 मिल जाएगा। समझ में आया? समझ में आया क्या बच्चों? बोलिए। हाँ जी, आवाज का कोई दिक्कत है? इट इज क्लियर टू ऑल? हाँ चलिए, तो देखिए बेटा, हमने क्या किया कि एफ एक्स डी एक्स किया, साइन एक्स डी एक्स, यहां से हमें फर्स्ट एरिया मिलके आ गया, है ना। अब इसको अपन ने बोल दिया 1, A1, तो A1 इतना हो गया। अब यहां पे हम लोग A2 निकाल रहे हैं, तो A2 कैसे निकालेंगे ये देखिए। अब ये है पाई और ये है 3π/2, है ना। तो अपन क्या करेंगे, पाई से 3π/2 तक, ठीक है, और ये करेंगे साइन एक्स dx और इसका मॉड लेंगे। गुरुजी मॉड क्यों लेंगे, सुनिए बच्चा, मॉड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पाई से 3π/2 तक जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस के नीचे आ गया है, तो इसको मॉड ले रहे हैं। 0 से पाई तक ये ऊपर था, तो 0 से पाई तक अगर ये ऊपर है तो यहां पे अपन मॉड नहीं ले रहे हैं। तो 0 से पाई साइन एक्स dx, ये A1 हो गया। A2 कितना हो गया, पाई से 3π/2 साइन एक्स dx मॉड के साथ। अब अगर आप A1 प्लस A2 करोगे तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। कैसे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स को यहां पे यूज कर रहे हैं, क्या सबको क्लियर है? एक बार बोलिए,
कैसे वो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। इंटीग्रेशन आपको बहुत आसान मिलेगा इसमें, इससे डिफिकल्ट डिफिकल्ट इंटीग्रेशन आप कर चुके हो डेफिनेट में। इतने सारे पीवाईक्यूज करे, इतने सारे सॉल्व एग्जाम्पल किए, आपने सब कुछ कर लिया है। यहां पे जो मेन चैलेंज बच्चों के सामने हो जाता है वो होता है कि ग्राफ को करेक्टली प्लॉट करना, इन पॉइंट्स को अच्छे से फाइंड आउट करना, उन लिमिट्स को अच्छे से रखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सप्रेशन, इंटीग्रल का एक्सप्रेशन लिख पाना। ठीक है, तो एक बार आप सब लोग इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए।